हाय एवरीवन, वेलकम टू बीपीएस अड्डा। हम इस सेशन में 67th बीपीएससी के लिए करंट अफेयर्स को रिवीजन कर रहे हैं। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या क्या रिवाइज किया था एक बार देख लेते हैं एक नजरों में कुछ सिनॉप्सिस के तौर पर। इन द लास्ट वीडियो वी हैड कवर्ड वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में हमने पढ़ा था। इंडियन स्पेस स्टेशन एसोसिएशन के बारे में, इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में देखा था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था ब्रिक्स के बारे में जाना था। उसके बाद न्यू डेवलपमेंट बैंक्स का गठन कब हुआ था, इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, इन सारी चीजों को देखा था। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रिक्स के अंतर्गत ही 13वां ब्रिक्स समिट का आयोजन किसके अध्यक्षता में किया गया था और जो 2022 है ब्रिक्स का वो चेयरमैनशिप कौन करेगा, ये सारी चीज हम लोगों ने कवर किया था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और उसमें हम लोगों ने देखा था कि दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया था, एक व्यक्तिगत श्रेणी था और एक क्या था, एक व्यक्तिगत श्रेणी था और एक संस्थागत श्रेणी था। उसके बाद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वर्तमान में कौन है, यूजीसी के चेयरमैन कौन है, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किनको अपॉइंट किया गया है। आईसीसी अवार्ड के बारे में हम लोगों ने देखा था मेंस कैटेगरी में एज वेल एज विमेंस कैटेगरी में भी देखा था कि विमेंस कैटेगरी में क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पद्मा अवार्डी विनर का नाम। तो कुछ इंपॉर्टेंट पद्मा अवार्डी विनर जो कि बिहार से भी हैं और अदर भी जो कैटेगरी है कुल कितने दिया गया, उन सारी चीजों को हम लोगों ने कवर किया था। निधन में हम लोगों ने दो चीज को देखा था, एक तो बिरजू महाराज जी के बारे में हम लोगों ने कवर किया था डिटेल में, और उसके बाद लता मंगेशकर के बारे में भी कवर किया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में देखा था और उसके साथ ही पराक्रम दिवस, 3 दिवस हम लोगों ने देखा था, पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस और वेटलैंड डे, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही आरोग्य वनम के बारे में भी हम लोगों ने जाना था। तो इतनी चीजें लास्ट के सेशन में हम लोगों ने कवर किया था। तो चलिए, ये तो रहा एक सिनॉप्सिस के तौर पर कि आप लोगों ने क्या कवर किया था, उन चीजों को हम बस 2 मिनट में बता दिया आपको। अब चलिए आज देख लेते हैं कि आज हम स्टार्ट करते हैं और इन सारी चीजों को समराइज जो है नेक्स्ट सेशन यानी सेशन 3rd में हम समराइज करते हैं कि क्या क्या आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो चर्चा हम स्टार्ट करेंगे, जिस करंट अफेयर से स्टार्ट करेंगे, वो है 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। तो 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। आप जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया था, इसे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम डिटेल में ज्यादा जाने का प्रयत्न नहीं करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे सेशन को। और चूंकि आप सभी लोगों से ये आशा किया जा रहा है कि आप लोगों ने करंट अफेयर्स को कवर कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं कवर किया है उनके लिए भी फायदेमंद होगा, जरूर होगा, और जिन्होंने कवर किया है उनके लिए काफी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ये रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है। तो 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो आयोजन होना था वो 2021 में प्लान था। ठीक है, कब प्लान था? इट वाज प्लान इन 2021, लेकिन चूंकि कोविड था, कोविड के कारण नहीं हुआ था। तो अब ये साउथ ईस्ट एशियन गेम्स, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि बाई एनुअल होता है। क्या होता है? बाई एनुअल, यानी 2 साल में एक बार ये आयोजित होने वाला गेम्स है साउथ ईस्ट एशियन गेम्स। तो अब ये 2022 में कहां पर होगा? वियतनाम में होगा। ठीक है, वियतनाम में यह आयोजित किया जाएगा और यह आयोजित किया जाएगा 12 से 23 मई का प्लान है ये। ठीक है, 12 से 23 मई 2022 का प्लान है। इसमें कुल गेम्स की संख्या 40 गेम्स इसमें करवाया जाएगा। और 2023 में उनको लगता है कि ये लास्ट में हम लोगों ने करवाया था, कोई नहीं, देख लीजिए, 2 मिनट का बात है। 2023 में इसे कंबोडिया में करवाया जाएगा, कंबोडिया में करवाया जाएगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स में। अगर हो भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो गया। तो 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स बाइनल गेम्स होता है और ये प्लान था 2021 में, लेकिन नहीं हुआ कोविड के कारण। 2022 में वियतनाम में होगा और 40 गेम्स कुल इसमें शामिल किए गए हैं। 2023 में यह कंबोडिया में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स होगा। अगला एक चीज जो हमें थोड़ी सी जानकारी चाहिए स्विफ्ट कोड के बारे में। जस्ट मिनट, ओके। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। स्विफ्ट कोड डिटेल में हम नहीं जानेंगे, आपसे जो बीपीएससी प्रिलिमिनरी में पूछने वाला पीटी, देखिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कवर कर रहे हैं। जब मेंस कवर होगा तो मेंस की बातें करेंगे। हम सबसे पहले पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसकी बातें करते हैं। तो स्विफ्ट कोड बेसिकली है क्या, तो इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है स्विफ्ट कोड के बारे में। तो स्विफ्ट कोड क्या है, एक बार मैं बता देता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो मनी का ट्रांसफर होता है तो उसके लिए एक स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है, और इस स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक
फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ स्विफ्ट कोड। तो आपसे एक स्विफ्ट आपसे क्वेश्चन में इस तरीके से बना देगा कि हाल ही में चर्चा में रहे स्विफ्ट कोड, तो स्विफ्ट कोड का फुल फॉर्म क्या है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक एक्सपेंडेड फॉर्म से हमेशा बीपीएससी में क्वेश्चन देखा गया है। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इसका फुल फॉर्म होता है स्विफ्ट कोड, राइट। इसके बाद हम देखेंगे आगे जो देखना है हमें, इसरो के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। यहीं पर इसरो से भी क्वेश्चंस बनता है, इसरो और डीआरडीओ से हमेशा बीपीएससी क्वेश्चन पूछते रहता है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म आपको मालूम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो थोड़ा सा जानकारी आपको क्या होना चाहिए इसके बारे में। हेडक्वार्टर कहां पर है, तो बेंगलुरु में है सर, राइट, बेंगलुरु में है। इसके फाउंडर कौन थे, इसरो के फाउंडर थे विक्रम साराभाई। कब स्थापना हुआ था इसका, ये हुआ था 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है, करंट में चेयरमैन कौन है इसके, वर्तमान में इसके चेयरमैन है एस सोमनाथ। इतनी चीजें आपको इसरो से जानकारी चाहिए। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है, मैक्सिमम ये क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो इसकी स्थापना कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। फाउंडर विक्रम साराभाई थे इसके, और हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है। जो बीपीएससी में आपको पीटी में पूछ सकता है, सीडीपीओ में पीटी में पूछ सकता है, उसकी बातें हम कर रहे हैं। एक बार बार चर्चा में रहता है ओपेक, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। ओपेक का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है। क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ई फॉर एक्सपोर्टिंग है, कंट्री। हाल ही में एक इंश्योरेंस का एग्जाम हुआ था, उसमें इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पूछा था। ई का मतलब क्या है, वहां पर क्या है, ई का मतलब क्या होता है। तो समझ सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनेशन पेपर में बनाया जाता है। यह आपको पूरा आपको दे दिया कि ओपेक में ई का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ई का मतलब होता है एक्सपोर्टिंग कंट्री, राइट। अब ये जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 13 कंट्री, 13 देश है इसमें। इट वॉज फाउंडेड इन 1960, ठीक है। 1960 में बगदाद में इसका गठन किया गया था, राइट। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वियना में। वियना कहां पड़ता है, ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया मत समझ लीजिएगा, ऑस्ट्रिया के वियना में इसका हेडक्वार्टर है, राइट। अच्छा, एक चीज जो आपको यहां से जो ओपेक से ध्यान में रखना है कि हेडक्वार्टर वियना में तो है, बट सबसे खास बात इसका क्या है मालूम है, वियना इज नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक। हेडक्वार्टर वियना में होते हुए भी इसका ओपेक का जो है, ओपेक जिसकी हम चर्चा कर रहे थे अभी, हेडक्वार्टर जैसा कि आपको मैं बताया कि कहां पर है, वियना में है। बट स्टिल वियना इज नॉट द मेंबर ऑफ ओपेक, राइट। ये क्वेश्चन आपको जानना चाहिए। इसके मेंबर अगर कंट्री की बात करें तो इसकी मेंबर कंट्री है ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, वेनेजुएला है, यूएई है, नाइजीरिया है, लीबिया है, गैबोन है, राइट। तो ये सारे के सारे जो कंट्री है, अल्जीरिया हो गया, आपको अंगोला हो गया और कांगो, ये सारे के सारे जो क्या है ओपेक के मेंबर है। ओके, आई होप यहां तक आपका क्लियर होगा। उसके बाद जो आपको ध्यान में रखना है, एक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम आपके बारे में जानना है, रेसेप के बारे में आपको पढ़ना है। रीजनल जो है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है आपका, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि विश्व के जो सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार जो हुआ था, एफटीए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसका फुल फॉर्म सबसे पहले देख लीजिए, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या होता है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक
यहां पर देखिए, यहां पर ई का मतलब क्या है, इकोनॉमिक, और ओपेक में ई का मतलब था एक्सपोर्ट, राइट, इकोनॉमिक, और पी से है यहां पर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है रेसिप में। तो विश्व का जो सबसे बड़ा स्वतंत्र व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है कौन, रेसिप, आरसीईपी। आरसीईपी जो है वो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये। और ये प्रभावी कब हुआ है, ये प्रभावी हुआ है 1 जनवरी 2022 को। जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए जो है, विश्व का सबसे बड़ा एफटीए जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये प्रभावी हुआ है 1 जनवरी 2022 से। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आप सभी को मालूम भी होगा कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इंडिया ने अपने आप को इससे अलग रखा है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से अलग अपने आप को रखा, क्योंकि इंडिया का मानना था कि अगर हम अपने मार्केट को खोल देते हैं तो हमारा जो मार्केट है चाइनीज सामान से भर जाएगा। तो आसियान इसमें जो मेंबर हैं वो कौन है, जो रेसिप में मेंबर है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप के जो मेंबर है, एक तो 10 जो है आसियान कंट्री हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की कंट्री हैं, प्लस 5 अदर्स है। अगर आपको आसियान के मेंबर याद हैं तो उसका भी मेंबर आपको याद हो जाएगा। आसियान की मेंबर की अगर हम बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, राइट, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के जो मेंबर हैं वो हैं इंडोनेशिया, आई होप आपको मालूम होगा, फिर भी एक बार मैं पढ़ देता हूं, इंडोनेशिया, फिर उसके बाद मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, और वियतनाम, ब्रुनोई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस, ये हैं आसियान के मेंबर कंट्री। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनई, कंबोडिया, म्यांमार और लाओस जो है, दीज आर द आसियान कंट्री। इसके अलावा जो 5 कंट्री हैं, तो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे भी कौन है, न्यूजीलैंड, फिर यहां से चलिएगा तो जापान भी है, बगल में साउथ कोरिया भी है, ठीक है, और चाइना है। So these are the country of regional comprehensive economic partnership। तो regional comprehensive economic partnership में टोटल कंट्री की संख्या है 15 एंड इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ regional comprehensive economic partnership। So इन 15 देशों के बीच में 15 नवंबर 2020 को एक समझौता हुआ था साइन। कब साइन हुआ था ये, 15 नवंबर 2020 को साइन हुआ था, 15 नवंबर 2020 को। लेकिन ये इफेक्टिव में जो है, प्रभावी रूप से जो हुआ है वो 1 जनवरी 2022 से हुआ है। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। वन लाइनर सिर्फ पढ़ने से आपको पीटी में क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको थोड़ा सा डिटेल में देखना पड़ेगा। हाँ, ऑफ कोर्स 50% जो क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे, लेकिन 50% क्वेश्चन के बारे में आपको कंसेप्चुअलाइज चीजें मालूम होना चाहिए। 73वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था, 73वां इस बार जो हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया 26 जनवरी को, तो गणतंत्र दिवस की परेड के अवसर पर कुछ झांकियां निकलती है और उसको अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ जो झांकी था राज्यों के कंपैरिजन में अगर करें तो सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरीज की अगर हम बात करें, स्टेट और यूटी की बात करें, तो सबसे जो सर्वश्रेष्ठ झांकी था उत्तर प्रदेश के झांकी को अवार्ड दिया गया था। विभाग में अगर हम बात करें, डिपार्टमेंटल श्रेणी में बात करें, विभागीय श्रेणी की अगर हम बात करें, तो 2 विभाग को साथ में यह अवार्ड मिला था, संयुक्त रूप से अवार्ड मिला था। वो था शिक्षा विभाग प्लस नागरिक उड्डयन मंत्रालय को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इन दोनों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया था। तो इतनी चीजें आपको मालूम होना चाहिए कि झांकी से अगर पूछता है तो उत्तर प्रदेश को राज्य और यूनियन टेरिटरी के कैटेगरी में, और डिपार्टमेंटल अर्थात विभागीय श्रेणी में शिक्षा और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को यह दिया गया था। अच्छा, जब हम इसरो पढ़ रहे थे तो इस साल का जो पहला यानी 2022 का 2022 का इसरो के द्वारा
इसरो के द्वारा जो पहला प्रक्षेपण किया गया था वो कब किया गया था? 14 फरवरी 2022 को किया गया था। कब किया गया था? 14 फरवरी 2022 को किया गया था। 2022 का यह पहला प्रक्षेपण था इसरो का, राइट। और यह जो प्रक्षेपण किया गया था इसरो के द्वारा, यह PSLV C-52 से किया गया था और इसमें कुल 3 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया था। कितने? 3 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था, 3 सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया था। एंड द मोस्ट वन इज इंपॉर्टेंट वन इज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो था अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 04। सो दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। सो अगर क्वेश्चन पूछता है कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है E04 वो किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, तो PSLV C-52 के द्वारा। कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 14 फरवरी 2022 को, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज जो है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो सवाल यह नहीं है कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हमको यहां पर जानना है। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया प्लस रसिया मिलकर इसको बनाया है। ब्रह्मोस मिसाइल जो है इंडिया प्लस रसिया मिलके बनाया है और जिसका जो नामकरण हुआ है वो इंडिया के ब्रह्मपुत्र रिवर और रसिया के जो मॉस्को जो रिवर है उसके नाम पर इसका हुआ है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन बना है, यानी जो आयात करेगा वो है फिलीपींस। तो फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए एग्रीमेंट साइन किया है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो भारत एक भविष्य में मिसाइल का एक अच्छा एक्सपोर्टर हो सकता है, बिकॉज हमारे देश में जो डेवलपमेंट है मिसाइल का काफी ही काबिल तारीफ है। हम लोगों ने तो जो एयरक्राफ्ट के बारे में तो हम लोग अभी लोग उतना डेवलप नहीं किए हैं, लेकिन मिसाइल सेक्टर में काफी डेवलपमेंट हुआ है। इसके बाद स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी चर्चा में था, तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी के बारे में भी देख लीजिए। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, पीएम के द्वारा हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया था। इसकी कुल जो लंबाई है 216 फीट है और इसमें 5 धातुओं को मिलाकर के इसको बनाया गया है। वो है कांसा, सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड, जिंक एंड टाइटेनियम, ठीक है। 5 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया गया था। कहां पर? हैदराबाद में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद जो हमें देखना है वो देखना है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। एक बार देख लेते हैं। सेशन को हम लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट सेशन में हम लोग रखेंगे और पूरे सीरीज को कंप्लीट करवा लिया जाएगा आपका। ऑस्ट्रेलियाई ओपन देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन किससे संबंधित है? टेनिस, राइट। अब इसमें जो आपको मैक्स जो आपको जानना है वो एक तो पुरुष युगल, पुरुष एकल और महिला एकल। पहले तो देख लेते हैं पुरुष एकल। तो पुरुष एकल में जो विजेता है वो है राफेल नडाल, ठीक है। तो नडाल साहब जीता है और ये हराए हैं डेनियल मेदवेदेव को। तो अगर पूछता है आपसे कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस के पुरुष एकल के विजेता कौन है, तो राफेल नडाल, और इन्होंने हराया है किसको? डेनियल मेदवेदेव को। वहीं महिला एकल की अगर बात होगा, महिला एकल की बात होगा तो महिला एकल के विजेता हैं एशले वॉटी। तो ऑस्ट्रेलियाई ओपन महिला एकल के विजेता हैं कौन? एशले वॉटी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ही हैं। और इन्होंने हराया है अमेरिका के डेनियले मॉलिन्स को, ठीक है। किसको? डेनियले मॉलिन्स को हराया है और जो कि अमेरिका के हैं। तो महिला एकल में एशले वॉटी और पुरुष एकल में राफेल नडाल विनर हैं। पुरुष युगल की अगर बात करेगा तो पुरुष युगल में निक और थनासी जो हैं वो विजेता हैं। आप शॉर्ट में याद रखिए, उनका पूरा नाम लंबा है, लेकिन पुरुष युगल में निक और थनासी आप याद रख लीजिएगा, पुरुष युगल अगर पूछता है तो।
ठीक है, इन तीनों को आप याद रखिएगा ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बारे में। भारत से एक जो भरत सुब्रमण्यम है वो भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, चेन्नई के हैं। तो चेन्नई के भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, ग्रैंड मास्टर का संबंध किससे है? चेस से, राइट। ओके, 24वां लास्ट में देख लेते हैं, 24th शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन स्थल क्या है? बीजिंग। ठीक है, बुडनिस स्टेडियम। इस चीज को भी आपको याद होना चाहिए। यहीं पर हम देख लेते हैं कि भारत जो है, इंडिया अपना 1000वां जो है 1000वां ओडीआई क्रिकेट मैच किस देश के साथ खेला? तो वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला है। क्योंकि 1000वां है, इंपॉर्टेंट है, वेस्ट इंडीज के विरुद्ध खेला और इसमें कप्तानी जो है रोहित शर्मा के द्वारा किया गया था। क्रिकेट से ही कुछ देख लेते हैं लगे हाथ। 14वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, 14th अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता कौन है? इंडिया। और ये 5वां बार है जब इंडिया अंडर 19 कप के विजेता बना और इंडिया ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराकर ये 14वां अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। ये मेजबानी जो है 14वां अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो मेजबानी जो है वो वेस्ट इंडीज के द्वारा किया जा रहा था। और आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 के बारे में क्वेश्चन पूछे तो इसका जो मेजबानी है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा। कब किया जाएगा? ये अक्टूबर-नवंबर 2022 में किया जाएगा। 2021 के जो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप के जो विनर है वह भी ऑस्ट्रेलियाई हैं। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया था। तो आज का जो सेशन है हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, फिर मिलते हैं सेशन 3rd में।